जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे हमारे प्यारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखे, और वहीं कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट आ रहा था कि बिना याद किए निबंध कैसे लिखे। जी हाँ दोस्तों, बिना याद किए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप बिना याद किए किसी भी टॉपिक पर निबंध कैसे लिखेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लड़कों का ये भी डाउट आ रहा था कि निबंध कितने पेज लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर हम निबंध को कितने पेज में लिखें। 7 नंबर में पूछा जाता है तो कितने पेज में लिखें, 9 नंबर में पूछा जाता है तो कितने पेज में लिखें। आज की इस वीडियो में वो भी डाउट आपका क्लियर कराऊंगा। और ये जो मेन टॉपिक क्या है कि इस हेडिंग को अगर मतलब कि जरूर लगाना है आपको, वरना इसको छोड़ दोगे तो छोड़ने पर आपको आधा नंबर ही मिलेगा। कौन सा ऐसा हेडिंग है जिसको आपको जरूर लगाना है, अगर छोड़ दोगे तो गए काम से निबंध का आधा नंबर लेकर डूब जाओगे। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है, बेहतरीन तरीका क्या है निबंध लिखने का, और बिना याद किए क्या तरीका है किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन नंबर में निबंध आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम इसी प्रकार से लिखना है। ये टॉपर द्वारा लिखा गया निबंध है, देखिए इस प्रकार से लिख दोगे। उसके बाद जिस नंबर में निबंध पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया था, 3 नंबर जो जनसंख्या लाभ हानि पर पूछा गया था, तो जनसंख्या लाभ हानि यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद जो भी निबंध लिखना होता है तो निबंध देखिए 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला निबंध में रूपरेखा, और उसके बाद यहाँ पर प्रस्तावना। रूपरेखा के ठीक बाद प्रस्तावना आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है मध्य भाग। देन उसके बाद आपका आता है उपसंहार। तो देखिए यहीं पर ट्रिक आपको समझना है कि बिना याद किए ट्रिक से कैसे आपको निबंध लिखना है। तो देखिए रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, रूपरेखा समझ लीजिए। रूपरेखा कहने का मतलब ओवरव्यू, निबंध का ओवरव्यू। जैसे एक मकान मान लीजिए कि बनाया जाता है, तो मकान बनाने से पहले उसका कॉपी पर जो मकान बनाता है वो नक्शा तैयार करता है, तो सेम इसी प्रकार से निबंध लिखने से पहले उसका रूपरेखा में हम नक्शा तैयार कर देंगे। नक्शा तैयार करने का मतलब कि निबंध में हम कौन सा हेडिंग लिखेंगे, कहां पर कौन सा हेडिंग लिखेंगे, उसको 1 2 3 4 करके सब हेडिंगों का नाम यहां पर लिख देंगे। बस इतना ही करना है रूपरेखा में। अब भाई साहब समझ लिए इतना। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा आसान है। अरे भाई आपसे कोई पूछेगा आपका इंट्रोडक्शन, तो अपना इंट्रोडक्शन आप बताओगे ना, अपने नाम, अपना माता पिता का नाम, अपना गांव घर, यही सब चीज़ें ना बताओगे। तो सेम यही चीज़ प्रस्तावना में लिखा जाता है। प्रस्तावना में निबंध का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अभी बताऊँगा कैसे प्रस्तावना लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अब इसके बाद आता है मध्य भाग। मध्य भाग में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे जनसंख्या लाभ हानि पर लिख रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ लिख देंगे, जनसंख्या के कारण वृद्धि के कारण लिख देंगे, जनसंख्या वृद्धि के निवारण लिख देंगे। तो ये आपका मध्य भाग में आ जाएगा। तो ये आपको बताऊंगा डिटेल में जब इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उपसंहार का मतलब कि इस पूरे निबंध का निचोड़ एक जगह रख देना है, यानी कि इस पूरे निबंध से आप क्या सोचे, आप क्या तर्क निकाले कि जनसंख्या कैसे रोकी जा सकती है, भारत सरकार को क्या इस पर कदम उठाने चाहिए, जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनको क्या आप कदम उठाना चाहिए, सारी चीज़ें उपसंहार में लिखी जाती है। अब बस इतनी ही चीज़ें आपको समझ लेनी है। कोई सा भी निबंध आ जाए, XYZ कोई सा भी निबंध आ जाए, आप चुटकियों में लिख पाओगे। चलिए बिना देर किए इस निबंध से आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। तो देखिए जैसा मैंने बताया, सबसे पहले लिखा जाता है रूपरेखा। अब रूपरेखा में जितनी भी हेडिंग है यहाँ पर आप डालेंगे, सारी हेडिंगें यहाँ पर आपको लिख देना होता है। सबसे पहले हेडिंग आप अच्छे से सोच लीजिएगा, तभी निबंध की स्टार्टिंग कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली हेडिंग तो जरूरी है। ये हेडिंग अगर आप छोड़ दोगे तो आपके आधे नंबर ही दिए जाएंगे। प्रस्तावना हमेशा आपको लिखना है और लास्ट का उपसंहार हमेशा लिखना है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना सबसे पहले में लिख देंगे, चाहे कोई सा भी निबंध हो प्रस्तावना लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का अर्थ अपने से जो मध्य भाग में होता है अपने से बना कर लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है। उसके बाद 3 नंबर हेडिंग बनाएंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि भाई आप नॉर्मली सोच सकते हो कि किसी भी टॉपिक पर जनसंख्या वृद्धि पर लिख रहे हो तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। जैसे यहीं पर आतंकवाद का भी पूछ सकता था, तो आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, ये बारे में आप लिख सकते हो। आतंकवाद का कारण क्या है, आतंकवाद के दुष्प्रभाव हमारे भारत में क्या है,
है, आतंकवाद को रोकने का उपाय क्या है, सेम टॉपिक मतलब सेम कंटेंट वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस कर देना है, आपका कोई सा भी निबंध लिख पाओगे। तो देखिए उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय और उपसंहार, मात्र 6 से 7 हेडिंगें आपको बना देना है। मतलब 7 हेडिंग एनफ है, 7 नंबर 9 नंबर में अगर पूछा जाए तो 7 हेडिंग एनफ है, ठीक है ना। चलिए आपकी क्लास 10th में ये 7 नंबर का पूछा जा रहा है तो 6 हेडिंग बना दोगे तो बहुत है, 2 से 2.5 पेज में लिख दोगे तो बहुत है। देखिए अभी बताऊंगा लास्ट में पूरा एक टॉपर कितना पेज लिखा है, किसको फुल नंबर दिए गए हैं। तो देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना में भाई साहब जैसा मैंने बताया इंट्रोडक्शन, तो भारत एक विकासशील देश है, यानी कि जो प्रगति पर देश चल रहे हैं उसको विकासशील देश माना गया है, और जो विकसित हो चुके हैं मतलब जो डेवलप्ड हैं उनको विकसित देश कहा गया है। और यहाँ की जनसंख्या भी तेज़ी से विकास कर रही है, यानी कि भारत की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व का दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर पहले स्थान पर आ चुका है, ठीक है ना। कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर भारत कहाँ पर आ चुका है, पहले स्थान पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर पहला कर लीजिएगा, विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। उसके बाद भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ तक पहुँच चुकी है, 100 करोड़ के पार पहुँच चुकी है, 100 करोड़ तक नहीं 100 करोड़ के पार पहुँच चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि का ये टॉपर की कॉपी है, इस कारण कुछ दिन पहले की कॉपी है, जिस कारण यहाँ पर केवल 100 करोड़ लिखा है, यहाँ पर आप लिखिएगा 100 करोड़ के पार पहुँच चुकी है, ठीक, प्रस्तावना हो गया। उसके बाद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, तो लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। देखिए 10 वर्ष के अंदर में किसी भी देश या किसी भी राज्य के लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर हेडिंग क्या बनाएंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। लोगों में ये मतलब भावना ही नहीं है, लोग सोचते ही नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे खाद्य संबंधी जो भी समस्याएं हो जाएगी, ज़मीन मतलब मकान बनवाने के लिए, खेत बोने के लिए ज़मीनें कम पड़ जाएंगी, तो ये नहीं लोग सोचते हैं। उसके बाद यहाँ पर भारत की साक्षरता दर केवल 73% है, इसी वजह से अशिक्षित लोगों में जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव का अनुमान ही नहीं है। अशिक्षित लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव में ही, ठीक है ना, अगली हेडिंग यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव यहाँ पर हमने डाला था ना, इसके यहाँ पर अगली हेडिंग ये बनाएंगे 4 नंबर। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव में लिखेंगे कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसे बुनियादी ज़रूरतों की खपत भी बढ़ेगी, यानी कि भोजन, पानी, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं मकान बनवाने के लिए, ज़मीनें, इन सारी चीज़ों की जो होगा क्या होगा, खपत भी बढ़ेगी। और बढ़ती जनसंख्या द्वारा उपयोगित वस्तुओं से पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या बढ़ेगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, वहाँ पर क्या होगा, पर्यावरण दूषित होगा, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, 5 नंबर हेडिंग जो कि हमने रूपरेखा में लिखा था ना 5 नंबर में, तो सेम वही लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय। इसमें लिखेंगे जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। इस प्रकार जनसंख्या रोकी जा सकती है कि अगर सरकार भी इस पर कड़ी कदम उठाए, बेहतर शिक्षा, बेहतर पोषण, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और यहाँ पर लोग भी जागरूक हो, तब जाकर जनसंख्या वृद्धि रोकी जा सकती है। तो सेम इसी चीज़ को लिख देना है। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दरअसल इस दिन की स्थापना 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई, ठीक है ना। इस प्रकार से 6वां हेडिंग बना देंगे। 6वां हेडिंग यहाँ पर जो है, 6वां हेडिंग अपने मन से बनाया गया है क्योंकि एक हेडिंग यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, ठीक है ना, विश्व जनसंख्या दिवस का। यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से स्टार लिखकर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट का हेडिंग जो था हमारा उपसंहार था।
उस संहार में हम क्या लिखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है। साथ ही 2030 तक भारत की जनसंख्या, यहाँ पर ये जबकि जनसंख्या बढ़ गई है तो 2030 तक मत लिखिएगा, 2030 तक भारत की जनसंख्या चीन की आबादी यहाँ पर लिख दीजिएगा। अभी 2024 में ही भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो चुकी है, ये बात आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपर की कॉपी है और टॉपर की कॉपी है जिस कारण ये थोड़ी पुरानी कॉपी है, यानी कि 2-4-5 महीने पहले की है। अब जनसंख्या वृद्धि में भारत नंबर 1 पर आ गया है। अब देखिए 6 नंबर मतलब इनको मिल गए हैं, 7 नंबर का निबंध होता है। देखिए निबंध में कभी भी फुल नंबर नहीं दिए जाते, 1 नंबर आपके काट ही लिए जाते हैं, चाहे आप कितना ही अच्छे से निबंध क्यों ना लिखे हो। तो ये देखिए क्लास 10th का स्टूडेंट है तो इसके 7 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 6 नंबर यहाँ पर मिल गए हैं। देखिए आपको 2 पेज ही लिखना है, अच्छे से 6-7 हेडिंग बना दोगे हो जाएगा। और क्लास 12th में हो तो 2.5 पेज आपको लिख देना है, आपके 9 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।